चलिए तो बात करते हैं पार्टनरशिप की, और एक बार जल्दी से रिकैप करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमने यहाँ कवर कर लिए। तो देखिए, सबसे पहले हमने पार्टनरशिप का मीनिंग समझने की कोशिश की थी, या ऐसे कह दीजिए कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन को कवर किया। ये हमारा पहला पार्ट था। जब डेफिनेशन हमने देखी तब हमने देखा वहां से कुछ एक वर्ड आया था कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट फॉर अ पार्टनरशिप। तो सेकंड जो हमने देखा एसेंशियल एलिमेंट, और एसेंशियल एलिमेंट में हमने क्या देखा, वो सभी शर्तें, टर्म्स और कंडीशंस देखी जिनके एब्सेंस के अंदर हमने कहा भैया कभी भी एक वैलिड पार्टनरशिप नहीं बन सकती। ये हमने कवर किया। उसके बाद हमने कवर क्या किया, हमने किया ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन भी देखी, वो कंपल्सरी है या नहीं है, इस संबंधी कुछ प्रोविजंस देखे। एक पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन से कंटेंट, कौन कौन सी बातें लिखना बहुत ज़रूरी होता है, वो भी कवर किया। पार्टनरशिप डीड देखने के बाद में हमारा जो अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन था, पार्टनरशिप डीड के अंदर ही हमने एक तरह से ये समझिए कि पार्टनरशिप डीड के अंदर ही हमने दो बातें समझी। कंटेंट के बाद में हमने ये समझा कि भैया अगर पार्टनरशिप डीड अगर आप बनाते हो, हमने कहा ये मैंडेटरी तो नहीं है। हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। पहले में हमने कहा था कि भैया ये मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी तो नहीं है। पार्टनरशिप डीड ऑप्शनल रहती है, हमेशा क्या रहती है, ऑप्शनल रहती है। चाहो तो बनाओ, चाहो तो न बनाओ। पर पार्टनरशिप डीड अगर आप बनाते हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और उसके हमने आपको कुछ बेनिफिट्स बताए कि भैया आपको अगर पार्टनरशिप डीड बना के अगर काम करोगे, हालांकि हमने कहा कि वर्बल पार्टनरशिप में भी कोई इशू नहीं है, परंतु पार्टनरशिप डीड बना के काम करोगे तो हमने उसके कुछ एडवांटेज बताए थे। ठीक है ना, हमने कुछ एडवांटेज बताए थे कि आपको उसको क्या क्या एडवांटेज होंगे, क्या क्या फायदे होंगे। ये देखते समय हमने कहा था कि पहला जो फायदा होता है वो ये होता है कि जो पार्टनरशिप फर्म में वो पार्टनर्स के ड्यूटीज क्या क्या देखा था हमने, जो पार्टनर्स थे उन पार्टनर्स की ड्यूटी एंड उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। मीनिंग ये हुआ उनकी ड्यूटी और उनके राइट्स को रेगुलेट करता है, डिफाइन करता है। हमने कहा कि एडवांटेज और क्या हो सकते हैं, और हमने एडवांटेज क्या बताए, हमने कहा भैया अगर आप पार्टनरशिप डीड बना के काम करते हो तो पार्टनर्स की ड्यूटी तो रेगुलेट करता ही है, साथ साथ में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होने से हमें ये बचाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ साथ वो हमारी हेल्प करता है। किस चीज के लिए, फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको डिस्प्यूट को रिजोल्व करने में ये हमारी हेल्प करता है। इसके लिए हमने ये सलाह दी थी कि जब भी आप बनाओ हमेशा आप पार्टनरशिप डीड प्रॉपर बना के ही काम करो, और कोशिश कीजिए कि लगभग सभी कंटेंट भी कवर कर दो ताकि डिस्प्यूट की कोई नौबत ही ना आए। फिर हमने कहा ये मैंडेटरी तो नहीं है, और अगर आप नहीं बना के काम करते हो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अगर मैंडेटरी तो नहीं है, परंतु अगर आप नहीं बना के काम करते हो, नॉट मैंडेटरी, यहां तो नो वर्ड आया था कि भाई नॉट मैंडेटरी है, परंतु अगर आप पार्टनरशिप डीड बना के काम नहीं करते हो तो ऐसी स्थिति के अंदर दो तरह के प्रोविजंस हमने देखे थे। हमने क्या प्रोविजंस देखे, हमने देखे कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म को नहीं बना के पार्टनरशिप डीड को क्रिएट करके आप काम नहीं करते हो तो जो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें पार्टनरशिप एक्ट के, हमारे एक्ट के कुछ प्रोविजंस लागू होंगे। क्या लागू होंगी, कुछ रूल लागू होंगे, कुछ प्रोविजंस लागू होंगे। ठीक है भैया, प्रोविजंस कह दीजिए या कह दीजिए कुछ रूल लागू होंगे अगर आप पार्टनरशिप डीड
नहीं बना के काम करते हो तो। कुछ रूल्स क्या थे, ये थे कि भैया आप प्रॉफिट एंड लॉस जो है हमेशा इक्वली शेयर करोगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कितनी कैपिटल लगाई। आप ये कह के बाद में नहीं बच सकते हो, ये कह के नहीं कह सकते हो कि भैया मैंने पैसा ज़्यादा लगाया था इसलिए हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को हमारी कैपिटल के अनुपात पे बांटेंगे। ऐसा नहीं होगा। कोई पार्टनर ये नहीं कह सकता है कि मैं काम ज़्यादा किया है, ये पर्सन तो आता ही नहीं है, इसके लिए मुझे प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए। हमने कहा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, हम हमेशा इररेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर ह्यूमन एफर्ट्स, आपने चाहे ज़्यादा लगाए चाहे कम लगाए, हम आपको इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको अलाउ नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको अलाउ नहीं करेंगे। अगर लोन के फॉर्म में हाँ पैसा दिया है जरूर, तो उसके अंदर 6% पर एनम हम आपको इंटरेस्ट अलाउ कर लेंगे। साथ ही साथ किसी पार्टनर को किसी भी तरह की सैलरी या कमीशन देना हम अलाउ नहीं करेंगे अगर आपने पार्टनरशिप डीड बना के काम नहीं करते हो तो। यहां तक बात समझ में आई। फिर हमने कहा इसके अलावा कुछ एडिशनल रूल भी है, कुछ एडिशनल रूल भी है जो भी लागू होते हैं अगर आप पार्टनरशिप डीड बना के काम नहीं करते हो। तो सबसे पहला जो एडिशनल रूल देखा था, हमने कहा था एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर नया पार्टनर का एडमिशन होना है तो ऐसी स्थिति में जब तक सारे के सारे पार्टनर एग्री नहीं हो जाते हैं, जब तक सारे के सारे पार्टनर एग्री नहीं हो जाते हैं, सबकी कंसेंट अगर आप नहीं ले लेते हो, आप किसी भी नए आदमी को अपने बिजनेस में नहीं लाके आ सकते हो। आप 5 पार्टनर में से अगर 4 एग्री है और 1 डिसएग्री है तो नया पार्टनर का एडमिन नहीं होगा। तो सामान्य रूल ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड आपकी नहीं बना रखी है आपने, तो जब तक सारे पार्टनर की कंसल्ट नहीं आ जाती है तब तक आप नए पार्टनर का एडमिशन नहीं कर सकते हो। इसी तरह से बात कर रखा था कि बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए हर पार्टनर का इक्वल राइट होगा। हर पार्टनर को ये राइट होगा कि वो बिजनेस के डे टू डे अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सके। हर पार्टनर का ये राइट है, आप रोक नहीं सकते हो। मैंने कहा पार्टनरशिप डीड में कोई भी क्लॉज डाल के किसी भी पार्टनर के राइट्स को आप कम कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, पर अगर क्लोज नहीं है, आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई या क्लोज नहीं है उस मामले में, तो ऐसे मामले में आप उसको डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से रोक नहीं सकते हो। इसी तरह से हर पार्टनर के पास ये राइट होता है कि वो बिजनेस की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट भी कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है और उसकी एक कॉपी भी रख सकता है। अगर ये रूल लागू होंगे, अगर आप पार्टनरशिप डीड बनाते नहीं हो या बनाई उसके अंदर इन प्रोविजन से रिलेटेड आपने कोई बात लिखी नहीं है, अगर लिख दी तो हमेशा ये प्रोविजन ही जीतेंगे। जो आप लिखोगे ना वही फाइनल होगा, अगर आप लिखोगे तो वही फाइनल होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ हमने एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स की डिटेल्ड में समझा था कि ड्यूटीज क्या क्या होती है। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि भी पार्टनर्स की लायबिलिटीज क्या होती है, ड्यूटीज क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है और राइट्स क्या होते हैं। और ड्यूटीज के समय हमने आपको ये बताया था, लायबिलिटी के सामने ये बताया था, कोई भी पार्टनर फर्म के रिसोर्सेज या कैश को अपने पर्सनल यूज के लिए प्रयोग नहीं लेगा, और अगर लेता है उसकी वजह से उससे अगर कोई प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट और रिसोर्सेज दोनों उसको फर्म को रिटर्न करने पड़ेंगे। और फर्म के रिसोर्सेज विदाउट कंसल्ट ऑफ एवरी अदर पर्सन, अगर उसने यूज किया और उसको लॉस भी हो गया तो वो लॉस उसी को बियर करना पड़ेगा, तो और वो पैसा भी पूरा का पूरा वापस उसको रिटर्न करना पड़ेगा फर्म को। ये हमने ड्यूटीज देखी थी। इसी के राइट्स बहुत सारे थे, वो राइट्स भी हमने देख लिए थे। साथ ही साथ मैंने कहा इन राइट्स को कम या ज्यादा आप स्पेसिफिक प्रोविजंस लगा के कर सकती हो। अब मैं बात करूंगा कुछ और एडिशनल प्रोविजंस। यहां पे हूं मैं, अभी कहां हूं समझिएगा, मैं इस पोर्शन के अंदर हूं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने की तो बात हो गई। अब मैं कुछ एडिशनल रूल की बात करूंगा। कुछ एडिशनल रूल है हमारे यहाँ पे इन 3 के अलावा।
ये तो सीधे सीधे क्या हो गए, ये तो सीधे सीधे हो गए जहां हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं है तो ये लागू होंगे। कुछ और बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है अंडर पार्टनरशिप एक्ट। अगर आपने स्पेसिफिक कोई प्रोविजन उसके रिगार्ड्स में नहीं बनाया है अंडर पार्टनरशिप डीड, और क्या क्या रूल है, कौन कौन से मुद्दे हैं जहां पे उन रूल्स का हमें ध्यान रखना है। और ये जो रूल है मैंने कहा एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर बहुत बार एग्जामिनेशन में रिपीट हुए हैं, तो इनको आपको बहुत अच्छे से करना है। अब इनके बाद क्या करूंगा मैं, इसके बाद मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा जो आपकी बुक में दिए हैं, साथ साथ में आपके एग्जाम्स में भी कवर हुए हैं। तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट, जहां पर हम देखेंगे सम एडिशनल रूल्स। क्या वर्ड है, यहीं से स्टार्ट करेंगे, सम एडिशनल रूल्स। ठीक है भैया, आता हूं। चलिए बात करेंगे सम अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कह दीजिए या अदर रूल, अदर रूल जो कि हमें पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एक्ट के तहत ध्यान रखना है विशेष रूप से। तो पहला रूल क्या है, देखिए ये जो पहला रूल है दिस इज रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। भैया मैंने ये पार्ट टॉपिक ऑलरेडी बहुत अच्छे से कवर कर दिया है, यहाँ अलग से क्यों करा रहा हूँ, मैंने कहा बहुत बार पूछा गया है इस एग्जाम में न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपने पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो क्या उस फर्म को रजिस्टर्ड कराना, क्या उस फर्म को रजिस्टर्ड कराना ऑप्शनल है या मैंडेटरी है। देखिए मैंने बात पहले पार्टनरशिप डीड की भी थी, अब मैं आपने जो फर्म की बात कर रहे हैं उस फर्म को रजिस्टर्ड कराना मैंने आपको ऑलरेडी कवर कर लिया। मैंने कहा रजिस्ट्रेशन कराना, फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना, फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना हमेशा क्या होता है, ऑप्शनल होता है। फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, मैंने आपको बता दिया कि ये हमेशा ऑप्शनल होता है, मैंडेटरी नहीं होता है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको कवर करा चुका हूँ, ये मैंडेटरी नहीं होता है। और एक बार अगर आप डिसाइड करो कि भाई मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है तो इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। हर स्टेट के अंदर उसका लोकल रजिस्ट्रार होता है, लोकल रजिस्ट्रार, लोकल कहाँ होता है रजिस्ट्रेशन, लोकल रजिस्ट्रार। लगभग लोकल रजिस्ट्रार जो होते हैं हमारे वो लगभग हर सिटी के अंदर, हर प्रांत के अंदर, हर तहसील में भी आई थिंक होते हैं, वहाँ पे उसका हमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और मैंने आपको कहा अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इसके बहुत सारे आपको नुकसान होंगे। हालांकि रजिस्ट्रेशन कराने में सबसे मुख्य बात यह है कि रजिस्ट्रेशन का अपना एक खर्चा होता है। आपको ये सोचना है कि वो जो खर्चा है वन टाइम करके जिंदगी भर शांति से चैन की नींद लेनी है या फिर हमेशा एक टेंशन के साथ जीना है। मैंने आपसे कवर किया था, याद कीजिए आप, मैंने आपसे कहा था कि ये अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो तो ऐसी स्थिति के अंदर सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो तो कोई भी थर्ड पार्टी, सबसे बड़ी बात याद रखिए, हालांकि मैं पहले कवर कर चुका हूं फिर भी मुझे लगता है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो ऐसी स्थिति में जो हमारी फर्म में वो अपने डेब्ट के लिए, अपने पैसे के लिए किसी भी थर्ड पार्टी के ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकती है, केस फाइल नहीं कर सकती है, सूट फाइल नहीं कर सकती है। एक अनरजिस्टर्ड फर्म, कौन सी, अनरजिस्टर्ड फर्म कभी भी अपने डेट को रिकवर करने के लिए थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकती है। बहुत सरप्राइजिंग है बात, पर यही सत्य है। अगर कोई पार्टी आपका पैसा खा गई, ऐसी स्थिति में उसको रिकवर करने के लिए आप कोई भी कानूनी एक्शन नहीं ले पाओगे क्योंकि आपने फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं बिना रजिस्ट्रेशन भी मेरा काम चल जाएगा, तो कोई बात नहीं, आपका डिसीजन है। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि आप तो थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकते हो, परंतु थर्ड पार्टी है वो हमेशा अनरजिस्टर्ड फर्म पे केस फाइल कर सकती है, सूट फाइल कर सकती है।
उल्टा समझिए, आप तो नहीं कर पाओगे, पर आपने किसी का पैसा खाने की कोशिश की, आप किसी से वो कोई पर्सन आपसे पैसा मांगता है तो वो बकायदा आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट मैटर है जहां पर हमें ये डिसाइड करना होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये डिसीजन लेना होता है कि हमें फर्म को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो कॉस्ट आ रही है, क्या वो कॉस्ट इतनी बड़ी है कि फ्यूचर में ऐसी कोई बात हो गई, ठीक है, तो क्या वो कॉस्ट उस पे भारी है या नहीं है। ये निर्णय हमें हमारे सब विवेक से लेना है, खुद को डिसाइड करना है। एज ए सीए मैं मेरे हर क्लाइंट को यही सलाह देता हूं कि भैया एक बार खर्चा कीजिए रजिस्ट्रेशन का और चैन की नींद सो जाइए, ठीक है। अगर आज आपने गवर्नमेंट को चार्जेस पे किए, कल गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी रहेगी अगर आपका पैसा कोई खाने की कोशिश करता है, डेब्स की स्थिति आती है। तो ये हो गया हमारा मैंडेटरी था या ऑप्शनल। अब बहुत ज़रूरी, इसको भी मैंने कवर नहीं किया, अब ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी पोजीशन है। देखिए क्या है कि एडमिशन फॉर अ माइनर पार्टनर। देखिए जब हमने डेफिनेशन की थी, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप हम की थी, वहाँ मैंने ये कहा था कि हमारी जो पार्टनरशिप फर्म में, जो हमारी पार्टनरशिप फर्म में इज अ कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप फर्म जो है हमारी, जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है, वो मैंने कहा भैया ये कॉन्ट्रैक्ट है और माइनर अनसाउंड माइंड पर्सन, अनसाउंड माइंड पर्सन और कोई लॉ द्वारा अगर कोई पर्सन है रेस्ट्रिक्टेड, उसके साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो वो वैलिड नहीं होगा। वहां मैंने आपसे बात की थी कि माइनर के साथ भी पार्टनरशिप वैलिड नहीं है क्योंकि हम माइनर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। माइनर का मतलब हो गया एक निश्चित आयु से ऐसा व्यक्ति जिसने एक निश्चित आयु को प्राप्त नहीं किया है। माइनर का मतलब हो गया ऐसा पर्सन जिसने एक निश्चित आयु प्राप्त नहीं की है। तो हमें ये लगता है कि माइनर पर्सन जो होता है, जो बच्चे होते हैं, वो अपना अच्छा बुरा भला समझने की समझ उनमें नहीं होती है। तो हो सकता है कि उनको कोई गलत ट्रैप में फंसा दे, उनको कोई लॉस दे दे, उनके साथ कोई गलत इंटेंशन से पार्टनरशिप में उसको एंटर करवा दे। उसको अपने सही गलत की पहचान नहीं है। तो वहां पे हमने ये कहा था कि माइनर के साथ अगर आप पार्टनरशिप एक्ट, ध्यान रखना, माइनर के साथ अगर आप पार्टनरशिप करते हो वो पार्टनरशिप कभी भी वैलिड नहीं है। पर उस बात को करने के पीछे मैंने एक और वर्ड लिखा था कि हमें माइनर को बचाना है। हमारा जो इंटेंशन है वो है उस माइनर को बचाना, क्योंकि उस माइनर को अपने अच्छे बुरे की समझ नहीं होती है। पर यहां पे एक स्पेसिफिकली प्रोविजन दिया गया है। स्पेसिफिक प्रोविजन ये है कि आप किसी माइनर के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। बात समझना, यहां पे एक स्पेसिफिक, वो जनरल प्रोविजन है, वो एक जनरल प्रोविजन है, ये एक स्पेसिफिक प्रोविजन है। तो जहां पे स्पेसिफिक प्रोविजन होता है वहां पे हमेशा स्पेसिफिक प्रोविजन ही लागू होगा, वो जनरल प्रोविजन के ऊपर रहेगा। जैसे एक एग्जांपल दिया कि जंगल के अंदर सभी जानवरों को यहां से भगाना है। एक एग्जांपल समझिएगा, जंगल के अंदर सभी जानवरों को यहां से भगाना है, ये तो जनरल बात हो गई, सिवाय गाय के, काऊ के। तो सभी में सभी प्रोविजंस कवर हो गए, परंतु सिवाय यानी कि एक प्रोविजंस को अलग से कर दिया गया कि भी गाय को छोड़ दिया जाए, बाकी सबको भगा दिया जाए। तो जहां स्पेसिफिक प्रोविजन आएगा वहां जनरल प्रोविजन कभी लागू नहीं होगा। यहां स्पेसिफिक प्रोविजन क्या है? जनरल प्रोविजन ये है कि किसी भी पार्टनर के साथ किसी भी माइनर के साथ अगर आप पार्टनरशिप करते हो वो वैलिड पार्टनरशिप नहीं है, परंतु किसी भी माइनर को केवल और केवल प्रॉफिट के लिए, बात समझना, बचाना है उसको, केवल और केवल प्रॉफिट के लिए आप पार्टनर बना सकते हो। मैंने कहा माइनर को यहां नहीं लिखने के कारण था कि माइनर को समझ नहीं होती है उसके अच्छे की या उसके बुरे की।
तो यहाँ जनरल प्रोविजन ये था कि भी सामान्यतः माइनर को आप नहीं ले सकते हो, परंतु अगर माइनर को सिर्फ प्रॉफिट के लिए आप पार्टनर बनाना चाहते हो, देखो लॉस से बचाना है, सिर्फ प्रॉफिट के लिए आप पार्टनर बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जरूरी है कि सभी पार्टनर की कंसल्ट होनी चाहिए। अगर सभी पार्टनर ये एग्री हो जाए कि भी एक माइनर हमें पार्टनर चाहिए और पार्टनर चाहिए और उसको केवल और केवल प्रॉफिट में ही भागीदारी मिलेगी, लॉस हुआ तो हम लोग बियर करेंगे, उसको बियर करने की जरूरत नहीं है। सबने मिलके अगर ये कमिटमेंट किया है तो ऐसी स्थिति में माइनर को भी पार्टनर दिया जा सकता है। तो एडमिशन ऑफ माइनर का मतलब हो गया पार्टनर ओनली फॉर प्रॉफिट विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। एक भी पार्टनर एग्री नहीं हुआ, वैलिड बात नहीं होगी। सारे पार्टनर मिलकर अगर ये डिसाइड करें कि भैया माइनर को पार्टनर बनाना है और केवल प्रॉफिट में बनाना है, मतलब प्रॉफिट हुआ तो हम सब मिलकर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, परंतु लॉस हो गया कोई रीजन से तो इस माइनर को छोड़ते हुए सारा लॉस हम जिन्हें बचे कुछ लोग बियर करेंगे। अगर ऐसी कंडीशन के अंदर, ऐसी स्थिति के अंदर अगर आप पार्टनरशिप डीड बनाते हो तो हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं है। तो ये स्पेसिफिक प्रोविजन है जो माइनर को अलाउ करती है पार्टनर बनने के लिए, सब्जेक्ट टू सभी पार्टनर एग्री हो गए हो, सभी टू कंडीशन क्या होगी, सभी पार्टनर एग्री हो गए हो और साथ ही साथ आप उसको भागीदार सिर्फ प्रॉफिट में बना रहे हो, लॉस हुआ तो माइनर बियर नहीं करेगा। इस कंडीशन के साथ अगर आप पार्टनरशिप डीड बनाते हो तो हमें वो एक वैलिड पार्टनरशिप है, क्योंकि मैंने कहा यहाँ स्पेसिफिक प्रोविजन है और जहां स्पेसिफिक प्रोविजन होता है वो हमेशा ओवर रूल करता है किसको, वो हमेशा ऊपर रहता है जनरल प्रोविजन से। तो एक माइनर को आप पार्टनर बना सकते हो फॉर प्रॉफिट ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। सारे के सारे पार्टनर मिलके ये डिसाइड करें तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड प्रोविजंस कि डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ रूल ये है, जो पार्टनरशिप फर्म है, हमने कहा जो पार्टनरशिप फर्म होती है, जो हमारी, हमने पहले भी डिटेल में किया, उसका अपना कोई वजूद नहीं होता है पार्टनर से। पार्टनरशिप फर्म अपने आप में कोई लीगल एंटिटी नहीं है, ये सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री है, बिजनेस करने के लिए हम ये एंटिटी क्रिएट करते हैं, परंतु पार्टनरशिप फर्म का वजूद है वो हमेशा उसके पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसका कोई पृथक वजूद या अस्तित्व नहीं होता है। ये बात हमने बहुत अच्छे से कवर की, पर ध्यान रखना है कि जितने भी पार्टनर यहाँ है, अगर किसी भी एक पार्टनर की डेथ हो जाए, फर्म उसी टाइम, उसी मोमेंटम, उसी सेकंड डिसॉल्व मान ली जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर चार जिन्होंने मिलकर व्यवसाय शुरू किया है और ऑल ऑफ सडन एक पार्टनर की डेथ हो गई, वो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी इमीडिएटली खत्म, वहीं पे वो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। तो अगर आप पार्टनरशिप को, मतलब बाय डिफॉल्ट मीनिंग ये हुआ कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई, वो फर्म उसी टाइम डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। परंतु आप अपना स्पेसिफिक प्रोविजन डाल के, इस कंडीशन को डाल के उस फर्म को कंटिन्यू रख सकते हो, पर क्लॉज पहले ही आपको पार्टनरशिप डीड में डालना पड़ेगा कि इन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर फर्म विल बी कंटिन्यू, फर्म भैया कंटिन्यू रहेगी। या तो आप ये स्पेसिफिकली प्रोविजन लिख दिए और नहीं लिखा तो हम उसी वक्त, उसी मूवमेंट पे, जिस मूवमेंट पे उस पार्टनर की डेथ हुई है, हम मान लेंगे कि भैया फर्म जो है वो क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली ध्यान रखना। इन द, जहां पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर एट द टाइम ऑफ एनी डेथ ऑफ एनी पार्टनर, फर्म विल बी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व ओनली सब्जेक्ट, इट विल बी ओनली कंटिन्यू सब्जेक्ट टू, देयर इज स्पेसिफिकली प्रोविजन मेंशन
स्पेसिफिकली प्रोविजन मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। अगर आपने लिख देते हो कि भैया किसी भी पार्टनर की डेथ की स्थिति में भी फर्म कंटिन्यू रहेगी, और जो पार्टनर्स की डेथ हुई है उसको अब कैसे सल्टाना है, उसका अकाउंट का सेटलमेंट कैसे करना है, मैंने बताया, उसको ऑलरेडी आपको डिटेल में ऑलरेडी कवर किया। वहां पे आपको ये प्रोविजंस मेंशन कर देने हैं कि अगर डेथ होती है तो फर्म कंटिन्यू रहेगी, और जिसकी डेथ हुई है उसके अकाउंट का सेटलमेंट कैसे किया जाएगा, उसका भुगतान कैसे किया जाएगा, उसकी जगह नया पार्टनर किस तरह से अपॉइंट होगा, ये बातें आप पहले से ही पार्टनरशिप डीड में लिख दीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। अदरवाइज इट विल ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, बात भी नहीं सुनेंगे आपकी। ठीक है भैया, तो ये कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस है जो हमें ध्यान रखने हैं। किस चीज के लिए ये हमें ध्यान रखने हैं, ये दीज आर द अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन अंडर पार्टनरशिप एक्ट। अब इन प्रोविजंस को आप स्पेसिफिकली बात लिख के कम या ज्यादा कर सकते हो। ये वो प्रोविजंस है जो लागू होते हैं, अगर लागू कब होंगे, अगर आपने कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस उसके अंदर आपने ऐड नहीं कर रखा है, कोई बात आपने लिख नहीं रखी है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। हालांकि मेरी जो इच्छा थी वो इसको कंपनी के साथ कवर करने की थी, परंतु दिक्कत यहां आ गई कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहां पे भी दे रखे हैं। मजा तो तब होता जब पहले हम पार्टनरशिप को कंप्लीट करते, फिर हम कंपनी को कंप्लीट करते, और फिर इन दोनों के जो बीच का जो प्रोविजन है दैट इज एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इस कंसेप्ट को समझते हैं। पर यहाँ पे पार्टनरशिप के क्वेश्चंस के अंदर भी बहुत सारे एलएलपी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो बेटर है एक बार मोटा मोटी यहाँ कवर कर लेते हैं ताकि आपको ये न लगे कि हमारा कोई टॉपिक छूट गया है। फिर जब एक बार हमारी कंपनी हो जाएगी उसके बाद में फिर से मैं आपको डिटेल्ड कवर करूंगा एज इन लायबिलिटी एलएलपी, एक अलग से मैं आपको वीडियो डाल दूंगा। परंतु यहां पर मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ एक मोटा मोटी आपको ब्रीफ कर देता हूं कि एलएलपी होती क्या है और इसको बनाने की जरूरत क्या है। तो देखिए, इससे पहले दो बातें हमें समझनी पड़ेगी कि हमारी पार्टनरशिप के अंदर ऐसी कौन सी कमियां हैं। हमारी पार्टनरशिप के अंदर दो बातें समझनी पड़ेगी। हमारी जो पार्टनरशिप बनती है इनमें क्या कमी रहती है, और एक कंपनी बना के काम करते हो तो उसकी क्या खूबियां रहती है, जिसकी वजह से एक वर्ड आया है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये बीच का जो मिला है इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पार्टनरशिप का जो स्टेटस में हम बिजनेस कर रहे हैं इनकी कमियों को दूर करने की कोशिश की गई है, और इसमें से इन कमियों को हटाते हुए, पार्टनरशिप की कमियों को हटाते हुए हम लोगों ने कंपनी के कुछ अच्छे फीचर्स लेके एक मिक्स हाइब्रिड वर्जन तैयार किया है जिसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। शुरुआत तो जरूरत क्यों पड़ी, हमें लिमिटेड लायबिलिटी स्टेटस की जरूरत क्या पड़ी, तो सबसे पहली बात हुई, हमने आपसे ये कहा था कि एक पार्टनरशिप स्टेटस में अगर आप काम करते हो तो ऐसी स्थिति में जो पार्टनर से, बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर से कोई अलग वजूद नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कहा पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर से कभी अलग वजूद नहीं होता है। हमेशा पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है वो हमेशा अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड किसके टुवर्ड्स, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है किसकी तरफ, टुवर्ड्स द डेप्थ ऑफ द फर्म। फर्म के जो भी देनदार है उनके प्रति पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो हमेशा अनलिमिटेड होती है। ये मैंने आपको पहले भी बहुत अच्छे से समझाया है। तो जब पार्टनर्स की लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है तो ये एक बहुत मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस वजह से
पार्टनर को कभी भी रात को नींद नहीं आती है। वो हमेशा अनसिक्योर्ड फील करता है कि यार कुछ बिजनेस में ऐसा हो गया, कल कुछ हो गया तो मैं व्यक्तिगत रूप से मेरी एसेट्स को, पर्सनल एसेट्स को बेच के भी इस डेप्थ को कवर करना पड़ेगा। ये एक ऐसा मैटर है, दिखने में बहुत सिंपल है पर प्रैक्टिकल लाइफ में सोचिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से आदमी रात को नींद भी नहीं ले पाएगा कभी। तो इस कमी को कुछ दूर करेंगे तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है कि कंपनी बना के काम करो। क्या दिक्कत है? अगर आप पार्टनरशिप के नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप कंपनी बना लीजिए, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड बना दीजिए, लिमिटेड बना दीजिए, जैसे अच्छा हो वैसे बना दीजिए। तो आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनीज एक्ट में हमने ये पढ़ा था और हम आगे और पढ़ेंगे, जहां पे हमने देखा कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो ओनली उनके जो शेयर है उस शेयर कैपिटल के इक्विवेलेंट ही होती है। मान लीजिए आपकी जो कैपिटल है, मान लीजिए आपकी कैपिटल है 1 लाख रुपीज, इसका मतलब सारे के सारे पार्टनर मिलके मैक्सिमम 1 लाख का जो उनकी कैपिटल है उसके ऊपर उनकी कभी भी लायबिलिटी ऊपर कभी नहीं जा सकती है। मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी होती है? जितनी उन्होंने शेयर कैपिटल सब्सक्राइब कर रखी है। और अगर पूरा पेडअप है तो उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। उसकी लायबिलिटी जो शेयर होल्डर होता है उसकी लायबिलिटी केवल और केवल उतनी होती है जो अनपेड कैपिटल की तरफ होती है। अनपेड कैपिटल का मीनिंग क्या हुआ कि आपने मान लीजिए टोटल कमिटमेंट था 1 लाख रुपीज का कि भी आप 1 लाख कंट्रीब्यूट करोगे, मान लीजिए 60,000 आपने कंट्रीब्यूट कर लिया, अब मैक्सिमम 40,000 रुपये आप और कंपनी को भुगतान कर सकते हो जो कि आपकी अनपेड कैपिटल है। मैंने कहा ना वहां करने के बाद करते तो और अच्छा समझ में आता। तो फिलहाल अनपेड कैपिटल का मतलब जितनी आपने पूंजी लगाने का वहां वादा किया था उसमें से जितना लगा दिया वो तो टेंशन फ्री हो गए। डिफरेंस अमाउंट अगर कोई बाकी है बस दैट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी जो अगर अनपेड है और अगर पूरा पेड कर दिया तो आप सब कभी भी लायबल नहीं होगे किसी भी डेब्ट को चुकाने के लिए, व्यक्तिगत रूप से, सब्जेक्ट टू आपने कोई इंटेंशनली फ्रॉड न किया हो। सब्जेक्ट टू आपने कोई इंटेंशनली फ्रॉड नहीं किया हो। इंटेंशनली फ्रॉड करोगे तो देखो हर केस में अंदर जाना पड़ेगा, देखो सीधी सी बात है। तो यहां पे देखो सबसे बड़ी बात ये थी कि भी पार्टनरशिप फर्म में काम करते हैं, पार्टनर्स के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उसको हमेशा एक तलवार लटकी रहती थी कि मेरी लायबिलिटी जो है वो हमेशा अनलिमिटेड है। इसके लिए हमने उसे बताया कि भाई इतना टेंशन क्यों ले रहा है, तू कंपनी बना के काम कर ले। कंपनी बनाएगा तो तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंपनी का अपना एक वजूद होता है। कंपनी इज अ लीगल एंटिटी, ये अपने आप में लीगल एंटिटी है, ठीक है। तो तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप में की लीगल एंटिटी हो गई। तो अब यहाँ पे तेरी जो लायबिलिटी है वो हमेशा लिमिटेड होगी। हमेशा क्या होती है कंपनी के अंदर? लिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो भैया क्यों टेंशन ले रहा है तू? अब दूसरी टेंशन चालू ये हो जाएगी कि जब आप कंपनी रजिस्टर्ड काम करते हो तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है? कंप्लायंस बढ़ जाता है। आपको आरओसी फाइलिंग करने की कंप्लायंस इंक्रीज हो जाएगी, जो अपने आप में बहुत बड़ी कंप्लायंस होती है। खर्चा भी बढ़ जाता है और उन कंप्लायंस को पालना करना भी छोटे मोटे व्यापारी के लिए संभव नहीं होता है। जहां आपने कंपनी क्रिएट करके काम किया तो आपको नो डाउट लायबिलिटी में कोई टेंशन नहीं है, आपको लिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी। कंपनी का अपना एक वजूद है, वो सब कुछ बेनिफिट मिलेगा, पर इसके अपने कुछ डिसएडवांटेज है। वो डिसएडवांटेज क्या है कि वो डिसएडवांटेज क्या हो गए कि कंपनी के अंदर जो गवर्नमेंट कंप्लायंस है वो बहुत ज्यादा है और सामान्य मीडियम व्यापारी के लिए उन कंप्लायंस को पूरा करना, कंप्लायंस को पूरा करना मतलब सीए भी रखना है, उसके साथ सीएस भी रखना है और उसके खर्चे भी बढ़ जाएंगे। तो जब मध्यम व्यापारी होता है उसके लिए तो वो कंप्लायंस करना प्रैक्टिकली बहुत कॉस्टली होता है, तो वो इस स्टेटस में भी बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो उसके लिए क्या हो गया? एक तकलीफ वाला मैटर हो गया कि इधर तो कुआं और इधर खाई, इधर जाऊं तो खर्चा आएगा दुनिया भर का, इधर जाऊंगा तो रातों की नींद नहीं आएगी।
उन लोगों के लिए सॉल्यूशन किया गया है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यानी कि ये ध्यान रखना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वर्जन जो है वो पार्टनरशिप का ही एडवांस वर्जन है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो है ये पार्टनरशिप का ही एक एडवांस वर्जन है, जहां पे हमने ये कोशिश की है कि भैया ऐसा कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करें जिसके अंदर कंपनी के खर्चे भी ना आए, ऐसा कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करें जिसके अंदर हमारा जो क्लाइंट है उस क्लाइंट को कंपनी की बहुत सारी कंप्लेंट्स से भी बचा लिया जाए, साथ ही साथ इसको चैन की नींद भी आए। ऐसा कुछ करें कि जहां पार्टनरशिप के जो डिसएडवांटेज है, जो नुकसान है, उनको हटा देवें, उनको रिमूव कर देवें, जो नुकसान दिख रहे थे उनको हटाएं और कंपनी की ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लायंस को भी हटा दें। इनके बीच का कोई हाइब्रिड वर्जन तैयार करें, मिक्स वर्जन तैयार करें, ताकि सामान्य आदमी है वो इस स्टेटस में काम करे। तो सबसे पहली बात ये हुई कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पार्टनरशिप का ही एडवांस वर्जन है, जिसे हमने कहा था कि हमारी जो पार्टनरशिप है उसके लिए जो एक्ट लागू होता है, हमारा जो एक्ट है पार्टनरशिप के लिए, जो हमारा एक्ट है वो कौन सा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। परंतु जो लिमिटेड लायबिलिटी वर्जन हम लेके आए हैं, दोनों का मिक्स हाइब्रिड वर्जन लाए हैं, इसके ऊपर हमारा ये एक्ट लागू नहीं होगा। एक्ट लागू होगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। वर्ड अपने आप पे बता रहा है कि यहां जो पार्टनर्स होंगे, देखिए वर्ड क्या बता रहा है कि जो पार्टनर्स है उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगी। कितनी लिमिटेड रहेगी? जो उन्होंने कैपिटल का कमिटमेंट किया है। अगर जो उनका कैपिटल का कमिटमेंट है बिजनेस स्टार्ट करते समय, उन पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगी। और कितनी लिमिटेड रहेगी? जो उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के लिए कमिटमेंट किया है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो वही था कि भैया कभी कुछ हो गया उल्टा पुल्टा तो मेरी पर्सनल लायबिलिटी, मेरी पर्सनल एसेट्स को बेच के भी पार्टनरशिप में मुझे भुगतान करना पड़ेगा, पार्टनरशिप फर्म के डेब्ट को मुझे पे करना पड़ेगा। तो वो जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है वहां आपने सॉल्व कर दिया। तो इसको सॉल्व करने के लिए, हालांकि कंपनीज एक्ट के लिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो भी होगा वो कंपनीज एक्ट हमारे पास सेपरेट एक्ट है, उसको डिटेल में वहां करूंगा। यहां कवर किया था 2 घंटे वही लग जाएंगे। तो कंपनीज एक्ट का रजिस्ट्रेशन अलग जगह होता है। यहां पे हमारा जो एलएलपी का जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन कहां होगा? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि भैया किस एक्ट के तहत करोगे? एक एलएलपी बनाई है, क्वेश्चन कैसे होगा? एबीसी ने मिलकर एलएलपी बनाई है, अब उसका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो किसके तहत होगा? ए बी सी डी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। एलएलपी 2008 लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008। यहां पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो पहला फर्क हुआ, इसका जो फॉर्मेशन है, उसका जो एक्ट है वो बिल्कुल अलग है, हमारे पार्टनरशिप का एक्ट बिल्कुल अलग है। ठीक है। इसके अलावा हमने कहा कि हमारा जो पार्टनरशिप फर्म है उसका हमारे पार्टनर से कभी भी पृथक वजूद नहीं होता है। एक फर्म जो होती है पार्टनर्स के ऊपर केस नहीं कर सकती है। पार्टनर जो भी फर्म की एसेट्स है वो फर्म कभी भी, चूंकि अपने आप में लीगल एंटिटी नहीं है, तो खुद के नाम से, फर्म के नाम से कोई भी एसेट्स परचेज आप नहीं कर सकते हो। जो भी एसेट्स आप परचेज करोगे किसके नाम से करोगे? वो करोगे पार्टनर्स के जॉइंट नेम से। वेरी इंपॉर्टेंट। फर्म का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। अगर पार्टनरशिप फर्म बना के काम करते हो तो फर्म का कभी भी अपना कोई वजूद नहीं होता है। अपना वजूद नहीं होने की वजह से फर्म अपने नाम से कभी कोई एसेट्स परचेज नहीं कर सकती है। जो भी परचेज करेगा, जो पार्टनर होंगे वो जॉइंट रूप से उस प्रॉपर्टी के ऑनर बनेंगे अंडर पार्टनरशिप स्टेटस। परंतु लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर हमने कहा ये कंपनी का भी मिक्स वर्जन है। कुछ कंपनी की अच्छी बातें लेके आ गए, कुछ पार्टनरशिप की गंदी बातें हटा दी। तो हमने कहा कि भैया ये अपने आप में एक लीगल एंटिटी होगी।
लीगल एंटिटी का मतलब होगा ये अपने आप में कानून की नज़र में एक व्यक्ति है, और कानून की नज़र में देखिए पहले वाली जो थी ना पार्टनरशिप, वो सिर्फ अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टस से आदमी थी, एक एंटिटी थी, कानून की नज़र में नहीं थी। ये कानून की नज़र में ठीक वैसे ही एंटिटी है जैसे कि एक कंपनी होती है। इसका मतलब हुआ कि ये अपने नाम से एसेट्स परचेज कर सकती है, ये पार्टनर्स के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, पार्टनर्स इसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। जहां अपने आप में एक वजूद आ गया, एक वजूद बन गया, अपने आप में एक एंटिटी बन गई, लीगल एंटिटी बन गई। इसका मीनिंग ये हुआ कि वो जो एलएलपी है, एलएलपी जस्ट लाइक अ कंपनी, एक कंपनी की तरह ही बिहेव करेगी। हमने कंपनी के अच्छे फीचर्स इसमें डाल दिए। इसका मतलब एलएलपी अपने नाम से एसेट्स परचेज कर सकती है, पार्टनर्स के खिलाफ केस कर सकती है, पार्टनर्स कंपनी के खिलाफ केस कर सकते हैं। ये फायदा मिलेगा हमें अगर आप एलएलपी फॉर्मेशन के अंदर आते हो। चूंकि अपने आप में कानूनी के रूप से एक एंटिटी बन गई, इसके लिए इसका जो सक्सेशन है वो हमेशा परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये हुआ, परपेचुअल का मतलब ये हुआ किसी भी स्थिति के अंदर इसकी मृत्यु नहीं होगी। इसका जीना या मरना जो है वो पार्टनर्स की जिंदगी से लिंक नहीं है। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर किसी भी एक पार्टनर की मृत्यु हो गई, अगर आपने सेपरेट क्लॉज नहीं रखा है, तो हमने कहा किसी भी पार्टनर की मृत्यु होते समय पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व, खत्म। क्यों? उसका अपना वजूद नहीं था। पर यहां पे हमारी जो एलएलपी है उसका अपना वजूद है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि सारे के सारे पार्टनर भी मर जाएंगे ना, एक साथ एक्सीडेंट में चले गए, तो भी एलएलपी खत्म नहीं होगी। ये अपने आप में कानून की नज़र में एक इंसान की तरह, आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करेगा। इसका अपना वजूद है। तो अगर एक पार्टनर की डेथ हो गई, दो पार्टनर की डेथ हो गई, तो इसका मतलब ये जो एलएलपी है ये डिसॉल्व नहीं होगी, ये बिल्कुल जिंदा रहेगी, जैसे थी वैसे ही रहेगी। यानी कि मीनिंग ये हुआ कि किसी भी पार्टनर का आना या किसी भी पार्टनर का जाना, किसी भी पार्टनर के आने या किसी भी पार्टनर के जाने से एलएलपी के स्टेटस को फर्क नहीं पड़ेगा। कोई आएगा, कोई जाएगा, किसी की डेथ होगी, हमारी एलएलपी ऐसे ही चलती रहेगी। परंतु पार्टनरशिप में क्या था? पार्टनरशिप में क्या हुआ था? पार्टनरशिप में हमने देखा, क्या देखा था? पार्टनरशिप में हमने क्या देखा? पार्टनरशिप में हमने देखा एक पार्टनर की मृत्यु होते ही पार्टनरशिप फर्म ऑटोमेटिकली ऑटो डिसॉल्व हो जाती है। यहां वैसा नहीं है, इसका अपना एक वजूद है। तो ये कुछ फीचर्स बताए पार्ट एलएलपी के। अब मैं इसको और डिटेल्ड में समझाने की कोशिश करूंगा और कंपेयर करूंगा कि एक पार्टनरशिप फर्म के साथ पार्टनरशिप फर्म वर्सेस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आएगी, तो इसके अंदर आपको फर्क क्या है दोनों के अंदर, ये समझने की अपन कोशिश करते हैं। वन बाय वन पॉइंट से समझने की कोशिश करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट कवर करेंगे कि दोनों में टेक्निकली क्या फर्क है। ठीक इसी प्रकार जब मैं कंपनी पढ़ाऊंगा उस टाइम मैं कंपनी का कंपेयर करूंगा एलएलपी के साथ। यहां मैं पार्टनरशिप फर्म का कंपेयर कर रहा हूं एलएलपी के साथ में। उसी प्रकार में जब कंपनी एक बार कंप्लीट हो जाएगी, कंपनी की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी, उस टाइम मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी का एलएलपी के साथ क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या पॉइंट पे फर्क होता है। अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि लगभग ये कंपनी के अच्छी बातें ले ली हैं, पार्टनरशिप की बुरी बातें हटा दिए, पर ये है क्या है? ये पार्टनरशिप फर्म का ही रूप है, पार्टनरशिप का ही एडवांस वर्जन है। चलिए, तो पहला पॉइंट जो है कि भैया इसके ऊपर लॉ कौन सा कवर होता है, तो हमने बोला पार्टनरशिप एक्ट जो है इस पे जो लॉ कवर होगा उसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है भैया, ये लागू होगा। परंतु मैं एलएलपी की बात करूंगा तो एलएलपी पे जो लॉ का लागू होगा, जिस लॉ के तहत इसका रजिस्ट्रेशन होगा, जिस लॉ के तहत इस स्टेटस का एलएलपी का रजिस्ट्रेशन होगा, वो होगा लिमिटेड
लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 इसकी गवर्निंग, इसके इस एक्ट के प्रोविजन लागू होंगे। मैंने अभी आपको बताया थे ना कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो हमारे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के ये रूल लागू होंगे। 8 से 10 मुद्दे थे जिन पे हमने डिस्कस किए थे। तो क्या एलएलपी भी लागू होगा? नहीं भैया, एलएलपी पे ये एक्ट लागू नहीं होता है। एलएलपी पे क्या प्रोविजन होंगे? 2008 एलएलपी एक्ट 2008 के प्रोविजंस लागू होंगे। ये प्रोविजंस कैसे इससे डिफरेंट है वो मैं यहाँ कवर नहीं करूँगा। उसके लिए एलएलपी अभी मेरे हिसाब से आपके कोर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। ये इतना कवर करने का रीज़न ये है कि हार्डली आधे घंटे का ये लेक्चर रहेगा। इसके अंदर कभी कभी 2 या 3 मार्क्स से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो 2 या 3 मार्क्स के लिए आधा घंटा देना मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है। बूंद बूंद से खड़ा भरता है, ठीक है। तो पहला मैटर हो गया, दोनों के ऊपर लॉ कौन सा हो गया। अब बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की। मैंने पार्टनरशिप एक्ट की बात की थी, तो मैंने पार्टनरशिप एक्ट में आपको बार बार बताया, 3 से 4 बार रिपीट करके बताया कि पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है ये हमेशा ऑप्शनल होता है, ये मैंडेटरी नहीं है। आप नहीं चाहो तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं हमें। हम ये नहीं कह सकते कि आप पार्टनरशिप फर्म में व्यवसाय नहीं कर रहे हो। भैया वर्बल भी चलेगा, पार्टनरशिप डीड बनाओ तो भी चलेगा, आपकी मर्जी है वैसे कराओ। चाहो तो रजिस्ट्रेशन कराओ, नहीं कराओगे तो क्या नुकसान होगा ये मैंने बता दिया, कराओगे तो क्या फायदा होगा ये मैंने बता दिया। अब मैं बात करूंगा एलएलपी के अंदर। एलएलपी के अंदर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है। मतलब ये हुआ कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप स्टेटस में अगर आप काम करना चाहते हो तो ये आपके लिए बिल्कुल कंपलसरी है, चॉइस नहीं है। भैया रजिस्ट्रेशन तो आपको कराना ही पड़ेगा। जब आपको बहुत सारे बेनिफिट लेने हैं, लॉ के गवर्नमेंट से बहुत सारे बेनिफिट्स लेने हैं, तो भैया आपके रजिस्ट्रेशन जो है अब ऑप्शनल चॉइस नहीं रखी गई है। यानी कि एलएलपी जो है आपने एग्रीमेंट बना दिया, उसके ऊपर हेडिंग लगा दी एलएलपी, उससे क्या पार्टनरशिप बन जाएगी, एलएलपी बन जाएगी? नहीं। पार्टनरशिप फॉर्म बनाने के लिए पार्टनरशिप डीड लिखा, सारी टर्म्स कंडीशन लिख दी, पार्टनर से साइन करा दिया, ठीक है, स्टाम्प तो चलो खैर लगाते ही हैं, परंतु रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो भी आप पार्टनरशिप स्टेटस में काम कर रहे हो, हमें इसमें कोई एतराज नहीं था। हम कहेंगे आप पार्टनरशिप व्यवसाय करते हो। परंतु एलएलपी में आपने ऊपर हेडिंग लगा दी एलएलपी, सारी टर्म्स कंडीशन लगा दी, पार्टनर के साइन करा दिए, क्या एलएलपी बन जाएगी? नहीं भैया। जब तक आप उसका रजिस्ट्रेशन इस एक्ट के तहत नहीं करा देते हो तब तक आपका ये स्टेटस क्रिएट ही नहीं होगा। तो मीनिंग ये हुआ रजिस्ट्रेशन इज अ मैंडेटरी थिंग अंडर एलएलपी एक्ट 2008। चलिए क्रिएशन कैसे बनाई जाती है भैया, कैसे बनाई जाती है, कैसे बनाई जाएगी? पार्टनरशिप जो डीड होती है वो हमेशा एग्रीमेंट करके बनाई जाएगी। अभी अभी मैंने आपको कहा पार्टनरशिप बनाने के लिए आप एक एग्रीमेंट बना लीजिए और एग्रीमेंट इज मोर देन सफिशिएंट। अब ये एग्रीमेंट का यहाँ जो मीनिंग है, ये मीनिंग है सहमति से, रिटर्न वाला एग्रीमेंट नहीं है, सहमति चाहिए बस। जो पार्टनर है उनकी सहमति चाहिए, ये चाहे ओरल हो चाहे रिटर्न हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एग्रीमेंट होना जरूरी है। अगर आपने एग्रीमेंट बना लिया हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने एग्रीमेंट मतलब सहमति, यहाँ एग्रीमेंट का मतलब सहमति। अब सहमति वर्बली थी तो भी हम कहेंगे पार्टनर हो, कोई दिक्कत नहीं। रिटर्न में ले लिया और भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु एलएलपी स्टेटस खाली अभी अभी मैंने आपको बोला एग्रीमेंट बनाने से काम नहीं चलेगा। ये हमेशा लॉ के फोर्स से लागू होती है, बाय द फोर्स ऑफ लॉ, कानून की वजह से ये
ये कानून की वजह से ये इस स्टेटस में आती है, यानी कि जब तक कि आप इससे इस एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे आपका एलएलपी स्टेटस क्रिएट नहीं होगा। यहाँ सिर्फ सहमति हो गई, इशारों में सहमति हो गई, पार्टनरशिप डीड बन गई, पार्टनरशिप बन गई, पर यहाँ ऐसा नहीं होगा। आपको प्रॉपर पार्टनरशिप डीड एलएलपी की जो भी डेफिनेशंस है उसको कवर करते हुए, जो भी पार्ट है सब कवर करते हुए उसको इस लॉ के तहत रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है भैया। तो क्रिएशन जो होगा यहाँ पे एग्रीमेंट से हो जाएगा और ये एनफोर्स बाय लॉ है, अपनी मन मर्जी से नहीं है। हु कैन बी पार्टनर, पार्टनर कौन हो सकता है, या उल्टा कह दूं कौन नहीं हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कौन पार्टनर नहीं हो सकता है। तो जो बॉडी कॉर्पोरेट होती है, बॉडी कॉर्पोरेट जो भी होती है, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब हो गया कोई भी कंपनी पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं हो सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। यानी कि मैं एमएस राजपुरोहित एंड एक मान लीजिए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, दो पार्टनर हो गए, एक पार्टनर हो गया एमएस और तो सेकंड हो गया मान लीजिए XYZ लिमिटेड। ये दोनों मिलके क्या पार्टनरशिप का व्यवसाय कर सकते हैं? तो हमने कहा कभी भी पार्टनरशिप फर्म में, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब हो गया कंपनी, कोई भी कंपनी है वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर नहीं बन सकती है, रेस्ट्रिक्शन है। परंतु एलएलपी में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बने। यानी कि मैं ये स्टेटस में तो काम नहीं कर पाऊंगा, परंतु यहाँ पे मिस्टर एमएस एंड अगर मान लीजिए XY लिमिटेड कंपनी मिलके एलएलपी बनाना चाहते हैं, इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट जो होगी, कंपनी जो होगी, वो कंपनी एलएलपी के अंदर पार्टनर बन सकती है। कंपनी जो है वो एलएलपी में पार्टनर बन सकती है, परंतु पार्टनरशिप फर्म के अंदर वो पार्टनर कभी भी नहीं बन सकती है। ये हमारा रेस्ट्रिक्शन है। क्लियर हुई बात? ठीक है। तो पार्टनर यहां पर हु कैन बी पार्टनर, कौन हो सकता है, तो मैंने इसको उल्टा ले लिया, कौन नहीं हो सकता है। तो यहां कंपनी कभी पार्टनर नहीं हो सकती और एलएलपी में कंपनी भी पार्टनर बने, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करेंगे, बहुत बार कवर कर चुके हैं भैया ऑलरेडी। मैंने कहा हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है इसका कोई नो सेपरेट लीगल एंटिटी, ये अपने आप में कोई लीगल एंटिटी नहीं है भैया। ये एंटिटी सिर्फ जो है वो बिजनेस पर्पस के लिए बनाई जाती है, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को पर्सनल ट्रांजैक्शन से अलग करने के लिए ये क्रिएट की जाती है। अपने आप में पार्टनरशिप फर्म कभी भी लीगल एंटिटी नहीं होती है। ये हमने नेचर ऑफ पार्टनरशिप में बहुत डिटेल में ऑलरेडी कवर किया, परंतु यहां पर मैंने कहा एलएलपी के अंदर कंपनी की आत्मा घुसा दी गई है, आधी अधूरी आत्मा घुसा दी गई है। मीनिंग क्या हुआ कि जो एलएलपी है अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, लीगल एंटिटी बिल्कुल है, ये अपने आप में लीगल एंटिटी है। तो अपने आप में लीगल एंटिटी का मीनिंग क्या हुआ? अपने आप में लीगल एंटिटी का मतलब हुआ कि जो एंटिटी है खुद के नाम से एसेट्स परचेज कर सकती है, पार्टनर्स के ऊपर केस कर सकती है, पार्टनर्स उसके ऊपर केस कर सकते हैं, थर्ड पार्टी इसके ऊपर कर सकती है, ये थर्ड पार्टी के ऊपर कर सकता है। अपने आप में एक लीगल एंटिटी का मतलब हो गया अपने आप में इसका वजूद है। और हमने कहा परपेचुअल सक्सेशन है, कभी भी पार्टनर का रहना या न रहना एलएलपी के अस्तित्व पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भैया। तो हमने कहा सेपरेट लीगल एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे तो हमारी पार्टनरशिप फर्म जो है उसका कोई वजूद नहीं है, जबकि ये अपने आप में लीगल सेपरेट एंटिटी है। चलिए अब बात करते हैं मिनिमम पार्टनर और मैक्सिमम पार्टनर। मिनिमम पार्टनर जो होंगे वो हमने ऑलरेडी कर किया कि मिनिमम जो पार्टनर होंगे
कितने हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, दोनों ही पॉइंट को कवर करने की कोशिश करते हैं। अंडर पार्टनरशिप एक्ट हमने कहा कम से कम 2 आदमी चाहिए, तो भैया एलएलपी में भी 2 आदमी चाहिए कम से कम। मिनिमम पार्टनरशिप, मिनिमम की कंडीशन कहा तो हमने कहा पार्टनरशिप की डेफिनेशन जो हमने देखी थी, देयर इज इट 2 और मोर देन 2 सिस्टर, 2 एंड मोर देन 2। तो यही बात यहां पे है, कम से कम 2 आदमी तो चाहिए, परंतु यहां पे मैक्सिमम पार्टनर का रेस्ट्रिक्शन हमने लगा रखा था। कितना था याद है आपको? हमने कहा था कि भाई हमारा जो कंपनीज एक्ट के अंदर एक प्रोविजन दिया हुआ है, हालांकि पार्टनरशिप एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं था। हमने बहुत डिटेल कवर कर चुके हैं, इसके लिए मैं सिर्फ यहाँ पे ये रिपीटेशन है। हमने कहा था कि हमारी पार्टनरशिप एक्ट में तो मैक्सिमम में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, परंतु कंपनीज एक्ट में ये कहा गया था कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म के स्टेटस में काम करने चाहते हो तो 100 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकते हैं, परंतु ये पावर हम देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो अपना पावर एक्सरसाइज करके इससे कम भी नोटिफाइड कर सकती है। तो फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो जो पावर है वो पावर में कितने रखे हुए, मैक्सिमम 50 आदमी रखे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम 50 आदमी हो सकते हैं, इसके ऊपर हो गए तो आपका पार्टनरशिप स्टेटस इनवैलिड हो जाएगा। तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। परंतु मैं एलएलपी की बात करूंगा तो एलएलपी स्टेटस में नो लिमिट, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है भैया, जितने चाहो इतने बनाओ, किसी भी तरह के लिमिटेशन नहीं है। होता ये ऑब्जेक्टिव आता है कि अंडर एलएलपी व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर परमिशेबल एज अ पार्टनर, वो पूरा अपन देखते नहीं, अपन तो याद रखते हैं 50 और 100 वाला फिगर और 50 पे कर दिया, ठीक भैया ये एलएलपी की बात कर रहा है, ये सामान्य पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहा है। और अगर सामान्य पार्टनरशिप की बात करें तो ध्यान से गौर से पढ़ो कि रेस्ट्रिक्शन कहाँ का है। जो क्वेश्चन है वो जो कंपनी एक्ट के हिसाब से रेस्ट्रिक्शन पूछ रहा है या सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर के एक्सेस के थ्रू लिमिटेशन पूछ रहा है, तो वहां पे हमें 100 या 50 का जवाब देना है। फिलहाल वो लिमिटेड 50 है, तो मैंने ये कहा कि भैया पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम आप 50 पार्टनर ही हो सकते हो, परंतु एलएलपी स्टेटस में काम करते हो कोई लिमिटेशन नहीं है, आप 50 बनो, 100 बनो, 1000 बनो, 5000 बनो, हमें कोई एतराज नहीं है, नो लिमिटेशन। ऑनरशिप ऑफ एसेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऑनरशिप ऑफ एसेट्स में मैंने कहा था कि अंडर एलएलपी फर्म जो है वो फर्म अपने नाम से कोई एसेट्स ओन नहीं करती है, जो भी ओन करेगी पार्टनर के नाम से करेगी, पार्टनर के नाम से एसेट्स परचेज करेगी। तो जो सभी पार्टनर होंगे दे आर द जॉइंट ऑनर्स अंडर जॉइंट ऑनरशिप ऑफ द पार्टनरशिप एसेट्स। जो भी पार्टनरशिप फर्म में एसेट्स क्रिएट हुई है उनका कैसे क्रिएट होगा, पार्टनर्स के नाम से वो एसेट्स क्रिएट करेगी और सभी पार्टनर उसमें जॉइंट ओनरशिप में रहेंगे। परंतु एलएलपी चूंकि अपने आप में सेपरेट लीगल वजूद है उसका, उसके लिए बिल्कुल ओन कर सकती है, वो अपने खुद के नाम से कोई भी एसेट्स परचेज या सेल कर सकती है, अपने खुद के नाम से ओन कर सकती है, कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, अपने आप में कानून की नज़र में इंसान है। यहाँ पर जो था पार्टनरशिप जो थी वो सिर्फ बिजनेस एंटिटी थी, लीगल एंटिटी नहीं थी। समझना, ये लीगल एंड बिजनेस एंटिटी है, ये लीगल एंटिटी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे ज़रूरी चीज़ जिसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होगी भैया, सबसे ज़रूरी होगी आपकी लिमिटेशन क्या है, आपकी लायबिलिटी क्या होगी। पार्टनरशिप फर्म स्टेटस में मैंने कहा एक पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है वो हमेशा अनलिमिटेड होती है, और इसको मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं। अनलिमिटेड का मतलब ये हुआ कि अगर फर्म के अंदर कोई बैंक्रप्सी आती है, इंसॉल्वेंसी आती है, तो पार्टनर आर द पर्सनल लायबल,
पार्टनर पर्सनल एसेट्स आर लायबल टू रीपे दैट डेट। पार्टनर की जो व्यक्तिगत एसेट्स है वो बेच करके भी फर्म के डेट को रिकवर करने का अधिकार होता है, उसे कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। परंतु यही वो सबसे बड़ा मुद्दा था, यही तो वो सबसे बड़ा मुद्दा था जिसके आधार पर हमने एलएलपी का क्रिएशन किया। नाम ही क्या है, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड क्या, लिमिटेड लायबिलिटी, भैया नाम ही यही है, पार्टनरशिप, नाम ही यही है। मीनिंग ये हुआ कि जो पार्टनर है उन पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगी। और कितनी लिमिटेड रहेगी, केवल टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। जो उन्होंने कैपिटल लगाने का कमिटमेंट किया है या जो लगा दिया है कैपिटल या कमिटमेंट किया है, मैक्सिमम उतनी लायबिलिटी हो सकती है, उसके ऊपर भी कोई डेप्थ आता है तो जो पार्टनर होंगे वो व्यक्तिगत रूप से लायबल नहीं होंगे। यही तो सबसे बड़ा मुद्दा था जहां हमें जरूरत पड़ी एलएलपी। नाम ही ये लिमिटेड लायबिलिटी। देखिए नाम से ही पता चलेगा कि किस मुख्य मुद्दे को बेस रख के हमने इस स्टेटस को क्रिएट किया। अगला है परपेचुअल सक्सेशन। मैंने ऑलरेडी कवर किया 10 मिनट पहले। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब हुआ, क्या मीनिंग हुआ, मैंने कहा हमेशा जो परपेचुअल सक्सेशन होता है, पार्टनरशिप जो है, पार्टनर अंडर पार्टनरशिप अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है, ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है, फर्म होती है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, फर्म इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। परंतु एलएलपी अपने आप में लीगल एंटिटी है। पार्टनर्स का आना या जाना फर्म के एलएलपी के स्टेटस को इफेक्ट नहीं करता है। मतलब ये हमेशा क्या रहेगी, हमेशा खड़ी रहेगी। परपेचुअल सक्सेशन है, ठीक है ना। कोई पार्टनर आए या पार्टनर जाए उस बात से फर्क नहीं पड़ता है अंडर एलएलपी स्टेटस। तो देखिए अब हमने एलएलपी पॉइंट भी कवर कर लिया और लगभग सभी पॉइंट्स फंडामेंटल पार्ट ऑफ पार्टनरशिप हम कवर कर चुके हैं। अभी हमें ये करना है, अभी यहाँ पे लगभग अगर मैं आपकी बुक की बात करूँ, टीएस ग्रेवाल की बात करेंगे तो टीएस ग्रेवाल में 85 आई थिंक 88 होना चाहिए। 88 जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो अब मैं यहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की शुरुआत करूंगा। आगे जो हमारे टॉपिक्स है, देखिए आगे जो हमारे टॉपिक्स है वो है, जैसे मान ली सबसे पहले अकाउंटिंग एंट्रीज। अब आगे का जो सफर है हमें उससे क्या क्या देखना है, एक तो देखना है अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में जो हमारे ट्रांजैक्शंस होंगे उनकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे करनी है, और कुछ स्पेसिफिक कैलकुलेशन जैसे उनके कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनाए जाएंगे, उनकी इंटरेस्ट अगर वो पार्टनर्स को इंटरेस्ट देते हैं उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे होगी। बहुत सारे छोटे छोटे कैलकुलेशन पार्ट है। आप पार्टनर्स के किसी पार्टनर को गारंटी देके आप लेके आए हो, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, उसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी। माइनर को आप लेके आए हो कमिटमेंट के साथ कि भीतर को सिर्फ प्रॉफिट मिश्रा देंगे। ये छोटे छोटे टॉपिक है। तो मेरा मीनिंग ये हुआ, आगे से जो रास्ता है, फिलहाल अगले वीडियो में पहले हम फंडामेंटल को कवर करने वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे और ये देखेंगे कि एक बार हमने फंडामेंटल पार्ट यहां कवर कर लिया, क्या कोई एक भी ऐसा क्वेश्चन के अंदर एक भी ऐसा पॉइंट है जो हमारा कवर नहीं हुआ है। अगर फंडामेंटल पार्ट लगभग पूरा कवर हो गया होगा, फिर वहां से 1 बाय 1 टॉपिक उठाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा भी कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए 2 मेथड होते हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के 2 मेथड है, दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, इस टॉपिक को करेंगे। फिर उससे रिलेवेंट सारे क्वेश्चन करेंगे। अगर पार्टनर ड्राइंग करता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, उसकी कैलकुलेशन करने के कौन कौन से मेथड है, पहले उसका फंडामेंटल पार्ट करेंगे, उसके बाद उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। इस तरह से हर टॉपिक को लेंगे, उस टॉपिक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि एक भी एक्सरसाइज और इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा कहीं छूट न जाए।